गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट का। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर देंगे। अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो इतना समझ में आया है कि यार थोड़ा इंटरेस्ट लिया जाए ना हिस्ट्री में, तो इतनी भी बोरिंग नहीं है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपनी मेमोराइजिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा? जो आप लोगों ने नोट्स लिखा है उस नोट्स को जब फ्री टाइम मिले, जब आप लोग सॉन्ग सुनते हो एनी टाइम, बस एक बार उसको निकाल कर देखना नहीं है। राइटिंग की सुंदरता नहीं देखना है हमें, बस एक बार उसको रीड कर लो। रीड करने के बाद या मन करे कभी मेरी आवाज़ सुनने का मन करे तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है, मेरे हिसाब से बेनिफिट है यूट्यूब का कि आप लोग अभी भी चाहो तो अगेन सातों यूनिट चैप्टर्स का रिवाइज कर सकते हो, तो आपका कंप्लीट फर्स्ट यूनिट विल बी रेडी। और अगर आप कोई भी आप गाइड प्रेफर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्या मैक्सिमम चीज़ें आपको समझेंगी। ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यू होती हैं गाइड्स में, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है, हमारे सर ने इसे पढ़ाया है। ठीक है, तो बोरिंग नहीं है हिस्ट्री। ठीक है, तो चलो अब हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ पे देखो आपको दो वर्ड्स दिख रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ द नेशनलिज्म एंड द अदर वर्ड इज़ द इम्पेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब तो आपको बता दिया, पूरे चैप्टर भर में हमने यही किया, भारत माता की जय। मतलब हमने पूरे चैप्टर भर में सिर्फ नेशनलिज्म की बात ही की है। नेशन के लिए सोच, नेशन के लिए डिवोशन, एवरीथिंग कम्स अंडर नेशनलिज्म। बट यहाँ पर एक न्यू वर्ड है, दैट इज़ द इम्पेरियलिज्म या इम्पेरियलिज्म। अब इसका मतलब क्या है तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, तो एक फिर से एक कहानी है एक नई जगह की, दैट्स द बाल्कन स्टेट्स। तो फिर से ये नोट्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, आई विल जस्ट राइट दी की टर्म्स, बाकी नोट्स मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, आप वैसे लिख लीजिएगा देख के। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कि 19th सेंचुरी के टाइम, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी मीन्स बिटवीन 1800 टू 1900, इसके बीच में मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ वेयर इंडिपेंडेंट। और अब सब के अंदर एक दूसरे के लिए जलन प्रोड्यूस होने लगी। मतलब अब सब चाहने लगे कि हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, पर हमें एरिया बड़ा करना है अपना। मतलब आपस में ही भिड़ने लगे लोग, जिसके कारण बहुत सारे वॉर्स होना चालू हो गए। और अल्टीमेटली इसका एक रीज़न, एक बहुत बड़ा वॉर जो आपने सुना होगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हुआ था। ठीक है, तो यही बोलते हैं ना हम लोग कि जब तक फ्रीडम नहीं मिलती हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी। यूरोपियन कंट्री को इम्पोर्टेंस बहुत सोच रहे थे कितनी इम्पोर्टेंस है फ्रीडम लेना, पर जैसे ही वहाँ कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट होने लगी, अब वो लोग दूसरों की इंडिपेंडेंस छीनने की फिराक में लग गए। तो इसी में एक कहानी है, कहाँ की? बाल्कन्स की, जो आप लोग को याद रखनी है। कहानी अच्छी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाल्कन्स की। तो बाल्कन्स एक स्टेट है, स्टेट मीन्स मतलब बाल्कन्स एक ग्रुप है, एक टोटल एरिया है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ बोलो या डिफरेंट स्टेट्स आते हैं। अगर मैं नाम लिखूँगा ना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा थी। तो ड्यूरिंग 1871 वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। अब मैं कौन कौन सी स्टेट्स थे उसके अंडर में, बाल्कन के अंडर में, तो रोमानिया, मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, देन मैसेडोनिया, सर्बिया, एक्सेट्रा। मतलब एक तरीके से वहाँ पर बहुत ज़्यादा
एथनिक वेरिएशन थी, मतलब बहुत टाइप के लोग वहाँ रह रहे थे। कहाँ पे? बाल्कन स्टेट्स में। तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है जहाँ इतनी वैरायटी आ जाएगी भैया वहाँ तो पटने वाली नहीं है लोगों की आपस में। तो एग्जैक्ट यही हुआ। जो बाल्कन स्टेट था वो, एक तो बात ये भी है, इट वॉज अंडर ओटोमैन एम्पायर। मतलब जो बाल्कन स्टेट था उस पर राज किसका था? ओटोमैन एम्पायर का। ठीक है, तो वहाँ पर एक तो वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा थी। रोमानिया, बल्गेरिया बोलो, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया, और भी खतरनाक खतरनाक नाम है। आप पढ़ोगे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। पर मुझे नहीं भी एग्ज़ाम देनी, बोर्ड एग्ज़ाम, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देनी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको याद करिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वो चीज़। अब जितनी भी ये स्टेट्स थी बल्कन की, ये सब आपस में जलते थे। देख उसकी वाला कितना अच्छा है, उसका घर कितना अच्छा है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी स्टेट्स थे इंडिपेंडेंट होकर भी वो आपस में जलते थे। दे वेर जेलस ऑफ ईच अदर। और क्यों जेलस थे? ताकि सब लोग अपना अपना रीजन बढ़ाना चाहते थे। एवरीवन वांटेड टू एक्सटेंड देयर ओन इम्पेरियलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या, तो मैं समझाता हूँ। तो ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वो पॉइंट क्या है कि द बाल्कन स्टेट्स, जैसे लड़के लड़कियाँ आपस में जलती हैं उसी टाइप में ये बाल्कन स्टेट भी आपस में जेलस थे। मतलब द बाल्कन स्टेट्स वेयर जेलस ऑफ ईच अदर। और उनके जेलस होने का रीज़न टू एक्सटेंड देयर ओन इम्पेरियलिज्म। मैं समझाता हूँ आप लोगों को इम्पेरियलिज्म का मतलब। तो वो क्या करना चाहते थे? सब लोग अपना अपना जोन इंक्रीज करना चाहते थे। तो चलो अब हम देख ही लेते ना यार, ये जो शब्द हमारा दिमाग खराब किए हुए है, दैट इज़ द इम्पेरियलिज्म। इसका मतलब क्या? स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हुई, इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इम्पेरियलिज्म की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, पहले आप समझ लेंगे। इसका मतलब होता है एक्सटेंडिंग पावर विथ द use of military in a particular region। मतलब क्या? मिलिट्री की मदद से, मिलिट्री फोर्स की मदद से अपनी एरियाज़ या अपने पावर को एक्सटेंड करना किसी पर्टिकुलर रीजन में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। हम लोग का पिपला और दहेगांव। अगर पिपला के लोगों ने बोला कि हम लोग पिपला के नौजवान लौंडों को लेकर अपना पावर इंक्रीज करेंगे, अपना एरिया इंक्रीज करेंगे और पूरे दहेगांव को अपने अंडर में ला लेंगे, तो ये जो गंदी सोच है दैट इज़ द इम्पेरियलिज्म। मतलब ये जो चीज़ हम सब करेंगे पिपला वाले, दैट इज़ द इम्पेरियलिज्म या इम्पेरियलिज्म। आपको जो प्रोनाउंस करना है उसे स्पेलिंग याद रखिएगा बस। ठीक है, तो ये तो शब्द हो गया इम्पेरियलिज्म का। तो हमने क्या बोला था? ये ओटोमैन जो एम्पायर कंट्रोल किए हुए था बाल्कन स्टेट्स को, और बाल्कन स्टेट खुद बहुत सारे उसमें छोटे छोटे स्टेट्स थे। रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया एक्सेट्रा। ठीक है, इतने सारे ऑलरेडी वहाँ पे स्टेट्स थे। अब ये सब क्या थे? आपस में जेलस। ठीक है, सब की जल रही थी। अब हुआ क्या? जल क्यों रही थी भाई? तो जल रही थी बिकॉज सब लोग अपना एरिया इंक्रीज़ करना चाहते थे। सब लोग चाहते थे उसका हमें मिले। ठीक है, तो हुआ क्या? वहाँ पे एक और चीज़ हुई थी, दैट इज़ जो ओटोमैन अम्पायर था ना, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो दिख रहा था ना हमको, क्या बाल्कन स्टेट, वो धीरे धीरे क्या होने लगा ना, टुकड़ों में होने लगा। मतलब ये जो बाल्कन एम्पायर था, ये एम्पायर मतलब क्या होता है? साम्राज्य मतलब इसके अंडर में बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स थे, जिसका एक रीजन था बाल्कन्स भी ओटोमैन एम्पायर के अंडर आता था। ठीक है, तो ओटोमैन एम्पायर का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन, वो एक दूसरे से बंटने लगे। तो अब आप मुझे बताइए, आपके ऊपर ऑलरेडी किसी का राज है, ठीक है, आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, पर उस बंदे का सिस्टम खुद डिस्टर्ब्ड है, वो खुद ब्रेक हो रहा है।
तो क्या आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल, आपको पूरी इंडिपेंडेंस मिलेगी कि आप लोग आपस में जो करना है कर सकते हो। एग्जैक्ट यही हुआ था कि वहाँ पर क्या हुआ, स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। मतलब होने क्या लगा कि वन बाय वन स्टेट्स ब्रोकन अवे कंट्रोल। मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टेट्स इसके कंट्रोल में थे वो सब लोग धीरे धीरे हटने लगे, मतलब दे वेर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो हम लिख सकते हैं कि वन बाय वन स्टेट्स ब्रोक अवे फ्रॉम कंट्रोल ऑफ Ottoman Empire and declared independent। मतलब होने क्या लगा कि ओटोमैन अम्पायर के अंडर में जितने भी स्टेट्स थे, जिसमें कि एक स्टेट था बाल्कन स्टेट, उसके अंडर में बहुत सारे रीजन्स थे। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? ओटोमैन एम्पायर एक बड़ा एम्पायर है जिसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स थे, और जो हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं बाल्कन स्टेट्स के बारे में। तो जो बाल्कन स्टेट था उसके अंदर विथ इन बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स थे, कंट्रीज थी। तो हुआ क्या, ओटोमैन एम्पायर टूट गया, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड, और जितने भी स्टेट्स थे वो एक एक करके सब क्या होने लगे, इंडिपेंडेंट, हम तो आज़ाद हो गए। ठीक है, पर इसी समय कुछ गड़बड़ हुई। मतलब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वहाँ पर ऑलरेडी जो यूरोपियन पावर्स थे ना, जैसे कि रशिया बोलो, और हम कह सकते हैं ऑस्ट्रियो हंगरियो, उसके अलावा हम कह सकते हैं दैट इज़ जर्मनी, इंग्लैंड, तो ये सब जो यूरोपियन पावर्स थी ना, इनकी आपस में लगी हुई थी, मतलब सब आपस में भिड़े हुए थे। तो हम लिख सकते हैं कि इन ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस, मतलब खतरनाक वाली क्या थी, राइवलरी। मतलब भैया तू बाहर मिल, तू स्कूल के बाहर मिल, तू बाथरूम के पीछे मिल, तू कोपचे में मिल, बताता हूँ तुमको। तो वैसा कुछ था कि जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, जैसे मैंने आपको नाम बताया, रशिया बोलिए, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सबके बीच में ना पता है बड़ा गजब का झगड़ा चल रहा था। और किसके, तो ओवर ट्रेड्स एंड कॉलोनीज, मतलब कौन कहाँ व्यापार करेगा और कौन किसको अपने अंडर लाएगा, मतलब कॉलोनीज बनाना। देखो एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये यूरोपियन पावर जो थे ना ये बड़े बेकार थे। क्यों भाई, अपने इसमें नहीं थे। आदमी क्या बोलता है, भैया सोते हो तो अपना शॉल अपने शरीर को ढको, पर इनका कैसा था, इनका पैर अपने शॉल से, अपने ब्लैंकेट से हमेशा बाहर ही रहता था। मतलब ये अपनी कंट्री छोड़कर, मतलब हमारी कंट्री हमारी है, उसके अलावा अदर कंट्रीज़ को भी अपने अंडर में ला ला के कॉलोनीज बनाते थे। आपको पता है ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड सेम, दे वेर यूरोपियन पावर्स, उनने भी क्या किया, हमारे भारत में आए, वहाँ पे कॉलोनीज बना डाले। तो इनकी ये बहुत बड़ी गंदी वाली आदत थी, बहुत मारेंगे भाई, बहुत मारेंगे। तो ऐसी गंदी वाली आदत, गुस्सा नहीं आ रहा आप लोगों को? यार अपने घर में रहो यार, तो क्या तकलीफ़ है तुमको? अच्छा खासा हमारे इंडिया में आके तकलीफ़ मचा दी है। तो ये तो चीज़ थी। तो इसी समय क्या हो रहा था, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी 19th सेंचुरी में। होगा कि नहीं दिमाग ख़राब? बिल्कुल होगा। 19th सेंचुरी में फटफट हम बताते हैं क्या हुआ था। 19th सेंचुरी में पहले तो लोगों के दिमाग में नेशनलिज्म आ गया, सबको इंडिपेंडेंट होना था, पर उनके दिमाग में घुस गया पावर, और सबके मन में आने लगा इम्पेरियलिज्म, मतलब हमें मिलिट्री की पावर यूज़ करके अपना रीजन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। फिर हमको एक स्पेशल कहानी पढ़नी कहाँ की, बाल्कन्स की। तो बाल्कन स्टेट किसके अंडर में था, इट वॉज अंडर ओटोमैन अम्पायर। वहाँ पर बहुत सारी वेरिएशन थी, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, सर्बिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हो गया भाई। ठीक है, तो इतनी वेरिएशंस थी वहाँ पर, और जितने भी स्टेट्स थे वो तो एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थे, पर सब लोग आपस में जल रहे थे क्योंकि सबको अपना अपना रीजन बढ़ाना था।
और ये क्यों होने लगा भैया, इंडिपेंडेंट कैसे हुए तुम लोग? तो उस समय ओटोमैन एम्पायर क्या हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, मतलब ब्रेक डाउन हो रहा था, और एक एक करके सारे स्टेट्स फ्री हो रहे थे एंड वे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। पर इसी टाइम ये जो यूरोपियन पावर्स थी, जैसे नाम बताया मैंने आप लोगों को, कौन, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ये सारे लोग भैया आपस में लगे थे, इनकी झमकी हुई थी आपस में। भैया पॉइंट क्या था, कहाँ भाई झमका रहे हो, ठीक है? तो इनका झमकाने का रीज़न क्या था, ट्रेड कॉलोनीज, मतलब सब लोग अपना अपना ट्रेड बढ़ाना चाह रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, पैसा, ठीक है? ट्रेड बढ़ाना चाह रहे थे और सब चाहते थे कि हम लोग अदर कंट्रीज़ को अपने अंडर लाएं और क्या फॉर्म करें, कॉलोनीज़। क्वेश्चन आता है ना कि क्यों कॉलोनीज फॉर्म करना है तुमको, ताकि वहाँ से क्या मिले, टैक्स। समझा आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें भैया 19वीं सेंचुरी में वहाँ हो रही थी। तो अब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताया, कंट्रीज़ कौन कौन से, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सब चाहते थे टू टेक कंट्रोल ओवर बैल्कन्स, मतलब ये सब फिराक में थे कि हमको बैल्कन्स को भी अपने कंट्रोल में लाना है, ठीक है? अब इसके कारण दिस लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखो, किसी भी वर्ल्ड वॉर के पीछे एक ही रीज़न नहीं होता, सभी तो वर्ल्ड वॉर मतलब यार बहुत सारी कंट्रीज मिलकर झमक रही हैं। अब कोई एक सॉलिड रीज़न तो होना चाहिए ना, सॉलिड रीज़न नहीं होगा तो कहाँ है दो लोग झमकाएंगे भाई, कहाँ है इतनी कंट्रीज लोग मिलकर झमकाएंगे? तो उसके पीछे सॉलिड रीजन्स थे। तो उसका एक रीज़न ये भी था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बैल्कन से, मतलब बैल्कन्स को हड़पने के चक्कर में ये जो 3-4 लोग थे, चारों लोग थे, ये आपस में भिड़ने लगे। इसके कारण वॉर्स होते गए और फाइनली भाई लोगों ने वर्ल्ड वॉर ही करा डाला, ठीक है? तो ये कहानी कहाँ की थी, ये कहानी थी बैल्कन्स की। पर हुआ क्या, एक पार्ट और हमें पढ़ना है कि इसी समय जितने भी, आपको पता है हमें आज़ादी कब मिली थी भाई लोग, बहन लोग, कब मिली थी? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, 1947, 1946, 15 अगस्त कि 26 जनवरी। 15 अगस्त को क्या हुआ था, 26 जनवरी को क्या हुआ था? किसको इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं, किसको रिपब्लिक डे बोलते हैं? अब इंडिपेंडेंट मतलब क्या, रिपब्लिक मतलब क्या, इंडिया मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है हमें। तो हमें भी आपको पता है कि हम लोग ने 20th सेंचुरी में हम लोग क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। 21st नहीं है, वी गॉट इंडिपेंडेंट इन द 20th सेंचुरी, मीन्स बिटवीन 1900 टू 2000। तो जब 19th सेंचुरी के आसपास क्या होने लगा ना, लोगों अब सोचने लगे कि अब भाई यूरोपियन पावर्स हमको नहीं चाहिए, ये कॉलोनीज हटाओ। तो अब लोग क्या करने लगे, वो इम्पेरियलिज्म को अपोज करने लगे, हटा दो हटा दो हटा दो। तो मैं अपना पेज बचा रहा हूँ, मैंने उसी पेज को इन्वर्ट कर दिया। तो आप याद रखिए, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी मेनी कंट्रीज वेयर ऑलरेडी कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। मतलब 19th सेंचुरी के अक्रॉस ये यूरोपियन पावर्स ने बहुत सारी कंट्रीज में कॉलोनीज फॉर्म कर दी एंड पीपल स्टार्टेड अपोजिंग इम्पेरियलिज्म। जैसे हमारे भारत में भी वो चालू गया था, या जो कंट्रीज जहाँ पे यूरोप का राज था, जो कॉलोनीज बन चुकी थी, वो लोग सब क्या करने लगे, इम्पेरियलिज्म मतलब विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री किसी एरिया पर्टिकुलर रीजन पे अपना कंट्रोल आना, दैट इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म, ठीक है? तो ये क्या लगे, पीपल क्या करने लगे, अपोज करने लगे। तो इसके कारण क्या हुए, इट लेड टू एंटी इम्पेरियल मूवमेंट। ऑब्वियस बात है ना, समझो। अगर हम बात करें, हम क्लास में क्या करते हैं, चेंगड़। अब हमारी मैम लोग आती है, मैम लोग क्या करती है, एंटी चेंगड़ मूवमेंट। सिस्टर क्या करती है, एंटी चेंगड़ मूवमेंट, मतलब डंडी लाएंगी, थड़ 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 देंगी, शांत। हमारे स्कूल के टीचर्स सर्स क्या करते हैं, आते धड़ 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 देते हैं, सब शांत हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ के अगर अपोजिट में काम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंटी। तो वहाँ पर क्या हुआ,
जो यूरोपियन पावर्स ने जितने भी कंट्रीज़ को कॉलोनीज बनाए थे, वो लोग अब क्या करने लगे, अपोज, भाई नहीं हटाओ कॉलोनी, दिमाग मत खाओ, हटा दो कॉलोनी, हटा दो। तो जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स चालू हो गई वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जहाँ जहाँ यूरोपियन पावर्स ने कंट्रोल किया था, सब लोग बोलते हैं जाइए भैया वापस जाइए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आप बताइए, आपको सबको हमने पढ़ लिया नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म का चालू कहाँ से हुआ था, यूरोप से। तो एक यूरोप का अपना आइडिया था नेशनलिज्म का, आपको याद आता होगा रोमांटिज्म। ठीक है, जी रोमांटिज्म पढ़ा हम लोगों ने, कंजर्वेटिज्म पढ़ा हम लोगों ने। वहाँ पे सॉन्ग्स गाते थे, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, डिफरेंट मतलब जो नेशनलिज्म ऑफ यूरोप था उसे कॉपी नहीं किया गया। मतलब या हम कह सकते हैं यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, वॉज नॉट कॉपीड। मतलब लोगों ने सेम तरीका यूज़ नहीं किया, या नेशनलिज्म के लिए जो यूरोप में किया गया था वो आइडिया यूज़ नहीं किया, बल्कि सबके अपने, दे हैड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब वो लोग क्या किए, यूरोपियन आइडियाज़ नहीं यूज़ किए, वो लोग अपनी अपनी वैरायटी में, जैसे हमारे भारत में देखो गांधी जी ने एक अपनी वैरायटी ला दी, नॉन वायलेंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो ये हमारा एक तरीका था टू शो आवर नेशनलिज्म, टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू थ्रो द ब्रिटिश कॉलोनीज आउट ऑफ द इंडिया, राइट। तो ये हमारी वे थी। तो वैसे ही डिफरेंट अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग चाहते थे कॉलोनीज हटाना। तो सबके नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ थे वो अपने अलग ही थे, पर एक चीज़ थी दैट वाज वेरी कॉमन, जो हमारे एक चैप्टर का हम कह सकते हैं वाज कंक्लूजन। तो उसके लिए मैं एक अच्छे पेज में उसको लिखता हूँ। तो ये था इस यूनिट का कंक्लूजन कि सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ समझ में आ गई थी कि हमें सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा नेशन स्टेट में, और वहाँ पर हमें फोर्सफुल रूल नहीं करना पड़ेगा, हमें लोगों को साथ लेकर चलना है। मीन्स दे वांट रूल ऑफ द पीपल एंड रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं द चैप्टर इज़, द यूनिट इज़ कंप्लीटेड। बहुत सारी वेराइटीज़ हम लोगों ने इस यूनिट में पढ़ा। तो प्लीज़ आप लोग ये जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया, जो लास्ट चैप्टर, इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा। बाल्कन स्टेट्स बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं शायद। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा, और जब चैप्टर ख़त्म हो जाए, टाइम मिले तो बुक रीड कर लो एक बार। उसके बाद आपको जो गाइड प्रीफर होती है, जो आप यूज़ करते हो, उसको यूज़ करके क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली समझ कर याद करिएगा। ठीक है, तो आई डिक्लेयर द चैप्टर इज़, द यूनिट इज़ फिनिश, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। थैंक यू।